हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 में मैं डॉक्टर रचना गर्ग सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सत्र 2020-21 में आज हमारा पहला दिन है और हम वर्चुअल क्लास के थ्रू आपसे मिल रहे हैं। हम सभी को विदित है कोरोना संक्रमण के चलते हुए हमारी ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है, इसीलिए आज हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी विषय का प्रारंभ कर रहे हैं, विषय का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ABST का पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है पढ़ाऊंगी और इसी क्रम में मैं आज आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पार्ट बताऊंगी। देखिए, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को समझना एक ऐसी हम कहेंगे एक ऐसा विषय है कि जिसको हम इस एक छोटी सी लाइन, लॉर्ड केल्विन जो स्टैटिशियन रहे हैं, उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, यदि आप उसका मापन कर सकते हैं एवं उसे अंकों में व्यक्त कर सकते हैं तो आप उसके विषय में कुछ जानते हैं, किंतु जब आप उस विषय का मापन नहीं कर सकते, उसी संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अल्प एवं असंतोषजनक होगा। यानी कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि यदि हम अपनी किसी बात को प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास उसी संख्याओं में व्यक्त करने की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, प्रारंभिक काल से ही स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हर क्षेत्र में, चाहे हम उसे आर्थिक क्षेत्र में देखें, प्रशासनिक क्षेत्र में देखें, इवन खगोल शास्त्र की तरफ जाएं, बिना अंकों के कुछ भी करना संभव नहीं है। तो नॉर्मली सांख्यिकी को अगर हम कहें तो इसकी अगर उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम राजाओं के विज्ञान के नाम से भी जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था, राजा महाराजा सम अंकों का संग्रहण अपने राज्य का शासन प्रबंध ठीक प्रकार से चलाने के लिए, आयकर नीति निर्धारित करने के लिए, सैन्य शक्ति का अनुमान लगाने के उद्देश्य से करवाते थे। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां समंकों के बिना किसी भी बात को पूर्ण किया जा सके। हम बजट बनाते हैं, हम किसी तरह की कोई योजना बनाते हैं, हमारी परियोजनाएं चलती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, इवन हम ज्योतिष शास्त्रियों के पास जाते हैं तो हर जगह हमें डेटास को, आंकड़ों में, समंकों में हमें उनको देखना होता है। तो कुल मिला के लॉर्ड केल्विन का जो कोटेशन है कि हम अपनी बात को तभी प्रमाणित कर सकते हैं जबकि हमें उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही प्रतीत होता है। तो सांख्यिकी को हम नटशेल में कैसे समझ सकते हैं कि सांख्यिकी का आशय समंकों या आंकड़ों से होता है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञात संख्यात्मक तथ्य होते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित समूहबद्ध संख्यात्मक समंक इस श्रेणी में आते हैं तथा खाद्य उत्पादन के समंक, बेरोजगारी के समंक, जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हम समंकों का संग्रहण करते हैं, तो जो सांख्यिकी शब्द है वो हम बहुवचन के रूप में और एक वचन दोनों के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य उन सांख्यिकीय सिद्धांतों एवं विधियों से है जिनका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों द्वारा अनिश्चितता के मध्य निर्णय लेने तथा सिद्धांतों के परीक्षण में सहायक होता है। इसमें समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आदि से संबंधित रीतियों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार सांख्यिकी एक अत्यंत व्यापक विषय है जिसके अर्थ को अनेक विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में स्पष्ट किया है। अब हम अध्ययन करेंगे सांख्यिकी के क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, अगर हम स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो इसको हम पुनः क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में, तो पहली कैटेगरी आती है सांख्यिकी की विषय सामग्री, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में हम कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो शामिल करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सांख्यिकी की सहायता से किसी भी समस्या से संबंधित समंक संकलित करने, उनको उचित रूप से प्रस्तुत करने, उनका विश्लेषण एवं निर्वचन करने, तत्पश्चात उससे उचित परिणाम निकालने में सहायता मिलती है। तो सांख्यिकी की कुछ महत्वपूर्ण रीतियाँ हैं स्टूडेंट्स, जिनको हमने यहाँ पढ़ा है। सबसे पहली रीति इसमें हम लेते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन। मतलब कोई भी कार्य प्रत्येक अनुसंधान के लिए ये सबसे पहला और आवश्यक फंक्शन होता है। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि किसी समस्या से संबंधित समंक कब, कहाँ से, कितने और किस ढंग से एकत्रित किए जाएं, ताकि समस्या पर समुचित प्रकाश डाला जा सके। दूसरा हमारा आता है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो समंकों के संकलन के बाद जो संग्रहित हुए हुए आंकड़े हैं, उनको अधिक सुगम बनाने के लिए, सरल एवं तुलनीय बनाने के लिए उन्हें विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। यह वर्गीकरण आयु, भार, क्षेत्र, आमदनी, रंग, जाति, धर्म आदि किसी भी गुण या विशेषता के आधार पर किया जा सकता है। अगला हमारा स्टेप आता है सारणीयन। वर्गीकृत आंकड़ों का इस तरह से हम टेबुलेशन बनाएं कि वो किसी के लिए भी समझना आसान हो जाए। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। वर्गीकृतकरण के जो आंकड़े हैं वो टेबुलेशन के बाद समझने योग्य हो जाते हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुति यदि इस तरीके से की जाती है कि उन्हें हम बिंदु रेखीय चित्रों द्वारा या आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो वो एक मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। वो हमेशा के लिए वो अपनी एक पहचान बना देते हैं। उसके बाद आता है विश्लेषण, एनालिसिस। समंकों का वर्गीकरण करने के बाद एवं सारणीयन करने के बाद उनका विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है। और विश्लेषण करने में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड इत्यादि जो है वो ज्ञात करते हैं। इसके अतिरिक्त अपकिरण के माप, विषमता के माप, सहसंबंध, गुण सहसंबंध, काल श्रेणी का विश्लेषण करते हैं, अंतर्गणन बाहरगणन करते हैं, उसके इंडेक्स बनाते हैं। जैसी भी आवश्यकता है उसी तरीके से उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। सांख्यिकी जांच के अंतर्गत जो संग्रहित किए गए समंक हैं, उनको विश्लेषित करने के बाद जो रिजल्ट, जो परिणाम आता है, उनका निर्वचन किया जाता है और उन्हें सरल शब्दों में व्यक्त किया जाता है, ताकि साधारण व्यक्ति भी उसे समझ सके। उसके बाद आता है पूर्वानुमान, फॉरकास्टिंग। पूर्वानुमान भी एक सांख्यिकीय रीति है, जिसके द्वारा भूत और वर्तमान के विश्लेषण से भविष्य के बारे में पूर्ण घोषणा की जा सकती है। इस रीति के महत्वपूर्ण होने के कारण ही वर्तमान में पूर्वानुमान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अगला जो हमारा इसमें स्टेप आता है वो आता है व्यवहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको ये बता सकती हूँ कि सांख्यिकीय रीतियाँ हमें सिद्धांतों का ज्ञान करवाती है, परंतु उन सिद्धांतों या रीतियों को व्यवहार में कैसे प्रयोग किया जाए, ये हमें व्यवहारिक सांख्यिकी से ज्ञात होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी देश की जनसंख्या, मजदूरी आदि से संबंधित अंकों को हम संग्रहित करते हैं, उनको विश्लेषित करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं। तो ये सारा उसका व्यवहारिक सांख्यिकी क्षेत्र में वो शामिल किया जाता है। इसको हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, दूसरा वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी और तीसरा और अंतिम व्यावसायिक सांख्यिकी। तो जो व्यावसायिक सांख्यिकी है, वही व्यावसायिक सांख्यिकी क्या है, हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारा जो सब्जेक्ट का जो पेपर है उसका पार्ट है। तो व्यावसायिक सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें न केवल व्यावसायिक समंकों का संग्रहण करके उन्हें सारणी एवं चित्रों द्वारा प्रस्तुत करने का समावेश होता है, साथ ही साथ ऐसी प्रक्रियाओं का भी उपयोग होता है जिसमें यंत्र एवं श्रम की कुशलता, उत्पादन, विपणन, विज्ञापन आदि नई प्रणालियों का मूल्यांकन करके उपयुक्त विधि के संबंध में निर्णय लिया जा सके। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी की सीमाएं, परिसीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। उसमें सबसे पहली सीमा हम देख रहे हैं, सांख्यिकी किसी समस्या में केवल आंकिक अथवा परिणात्मक स्वरूप का ही अध्ययन कर सकती है। देखिए, खाली न्यूमेरिकल और क्वांटिटिव एस्पेक्ट का ही अध्ययन करती है।
क्यों है इसका अध्ययन नहीं किया जाता है, और कैसे है उसी को हम देख सकते हैं। तो प्रोफेसर बाउले ने क्या कहा है कि अधिक से अधिक समंक किसी समस्या के संज्ञात्मक अंग को ही माप सकते हैं, जबकि प्राय उन्हें इच्छित तथ्यों के स्थान पर संबंधित मात्रा को माप कर ही संतोष करना पड़ता है। जैसे जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोई उत्पादन, बिक्री, मूल्य, आयु, ऊंचाई आदि हमने डेटा इकट्ठे किए, और लेकिन अब वो हम ये जांच नहीं कर सकते हैं कि भाई सुंदरता, न्याय, मित्रता, सभ्यता, बुद्धिमानी, निर्धनता, ईमानदारी, जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा उनका अध्ययन करना संभव नहीं है। तो ये उसकी एक सीमा है। संख्यात्मक अध्ययन कर सकते हैं, गुणात्मक अध्ययन जो है वो संभव नहीं हो पाता। इसी तरह सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी के अध्ययन से की ये भी एक विशेषता है कि इसमें हम किसी विशेष इकाई को लेकर उसके व्यक्तिगत गुणों का विवेचन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह संदर्भ रहित विश्लेषण एवं निर्वचन की स्थिति में सांख्यिकीय निष्कर्ष असत्य एवं भ्रमात्मक भी हो सकते हैं। कि जैसे अगर हमने कोई अध्ययन किया है तो ऐसा नहीं है कि वो जो एवरेज या औसत हम जो निकाल रहे हैं वो तार्किक रूप से बिल्कुल सत्य हो, वो औसत जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी तरह सांख्यिकीय नियम केवल औसत रूप में प्रकट होते हैं, दीर्घकाल के लिए सत्य और दीर्घकाल के लिए सत्य होते हैं। तो सांख्यिकीय जो निष्कर्ष एवं नियम भौतिक विज्ञान एवं अंकगणित के नियमों की तरह सर्वथा एवं हर परिस्थिति में सत्य नहीं होते। इसी तरह सांख्यिकीय समंकों का समान और सजातीय होना आवश्यक है। सांख्यिकीय निष्कर्षों के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि जिन समंकों से निष्कर्ष निकाले जाएं वे समान और सजातीय हों, अर्थात एक ही गुण को वो प्रकट करते हों, उनमें एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता होना उनमें आवश्यक है। जैसे अगर मान लीजिए मनुष्य की आयु और गेहूं का उत्पादन अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो वो कभी भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि वो सजातीय नहीं है। इसी तरह सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समस्या का समाधान नहीं करती है। सांख्यिकी के उपयोग की अगर हम तुलना करें तो एक इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि जब एक ड्रंकन व्यक्ति होता है, एक शराबी जो होता है, वो जिस तरीके से बिजली के खंभे को सहारे के लिए प्रयोग करता है, रोशनी के लिए प्रयोग नहीं करता, उसी तरह सांख्यिकी का कार्य एक सतर्क प्रयोगकर्ता की भांति समंकों का संकलन, प्रदर्शन तथा वर्णन करना होता है, उससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अगला है सांख्यिकीय रीतियों का सही प्रयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे सांख्यिकीय रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो, अन्यथा अन्य व्यक्ति के लिए या साधारण व्यक्ति के लिए इनका विश्लेषण करना संभव नहीं हो पाता। अगला हमारा होता है सांख्यिकीय रीति किसी समस्या के अध्ययन की अनेक रीतियों में से एक है। तो देखो किसी एक समस्या का अध्ययन एवं समाधान विभिन्न रीतियों द्वारा किया जा सकता है और सांख्यिकी उनमें से एक रीति हो सकती है। इसलिए सांख्यिकीय रीतियों से निकाले गए निष्कर्षों पर हम आँख मूंदकर उन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये कुछ सीमाएं हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो आज हमने स्टूडेंट्स सांख्यिकी क्या है, इसके हमने रीतियाँ देखी, इसकी सीमाएं हमने देखी। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ क्लासेस में, इंट्रोडक्टरी क्लासेस में इस विषय वस्तु को समझने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे। अभी आप इसे समझें। अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो आप यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्यक्तिगत रूप से मुझे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।